अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमीत मीर साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया, थैंक यू। थैंक यू और आरजू जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सर। और आज हम आपसे 2-3 चीज़ें समझना चाहेंगे। एक तो आपने हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट देखी हो, जिसमें जी कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है लेकिन कही जा रही है और मैं आपको एक छोटा-सा क्लिप दिखाना चाहूँगी विद जी योर परमिशन सर। जी एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लहदा करने के प्लान्स हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। जी, सुमीत जी, जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी उन्होंने कहा जो कि नहीं कहना चाहिए था उनको, कि मुल्क के 3 हिस्से होंगे और थिंक टैंक बने हुए हैं भारत में। क्या भारत के थिंक टैंक वाक़ई इस तरह का कोई काम कर रहे हैं आपके ख़्याल से? और बलूचिस्तान को भी उन्होंने कहा कि अलग करने की बात हो रही है, लेकिन बाकी कंट्री को के साथ भी जो है वो हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स का स्पेशली उन्होंने नाम लिया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। देखिए आरजू जी, दुनिया में कोई किसी को तोड़ नहीं सकता, अपने कर्म और फल होता। हमारे यहाँ कहते हैं कर्म जैसा आप पेड़ पेड़ बोओगे बबूल का, तो सेब तो उगेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए, फॉर अ चेंज आई पार्शियली एग्री विद मिस्टर नियाजी। फॉर अ चेंज नो, आई डोंट एग्री मोस्ट ऑफ द थिंग्स। देखिए अब यहाँ परिस्थिति क्या, हमें इस परिस्थिति को समझना पड़ेगा। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आरजू जी, मैं आपके शो पे अपने नेशनल टीवी पे कब से कर रहा हूँ, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। 13-14 लास्ट टाइम थी, आज के डेट में 15-16 है। पीछे $8 बिलियन लाए शरीफ साहब, उससे डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। दिस आई हैव टोल्ड ऑन माय नेशनल टीवी आल्सो, बिकॉज वो किस कंडीशन पे लाए, कैसा पैसा आया, क्या आया, चाइना को आपने कितना देना, चाइना के पैसे की टर्म्स क्या है, उसकी कंपाउंडिंग क्या, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, और उसकी डिफॉल्ट में आपने क्या गिरवी रखा और क्या देना, ये तो किसी को नहीं पता। क्योंकि आपके एक और चैनल पे मैंने बोला था, भाई ये चाइना को जो आपने पैसे लिए इसको डिक्लेयर करो क्या है। वो बोले नहीं नहीं साहब, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का अनरिटन लॉ है, चाइना से जो भी हिसाब किताब है, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, क्या गिरवी है, क्या लेना है, क्या देना है, इंटरेस्ट क्या, कंपाउंड क्या, डिफॉल्ट क्या, कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकते। कह रहा इमरान खान साहब ने कोशिश करी थी तो उनकी नौकरी निकल गई इसी चक्कर में। तो अब ये जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपके इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अभी अब देखिए, कल मैं देख रहा था 400 रुपए का शायद चावल है, 400 रुपए का गेहूं हो गया, 210 रुपए के आसपास पेट्रोल हो गया, 250 रुपए के आसपास डीजल हो गया। तो ये जो हाइपर इन्फ्लेशन में आप जा रहे हैं आरजू जी, हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स में इज अ टर्म यूज, अगर एक बार कंट्री हिट करे इट्स इरिवर्सिबल। ये आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आपके शो पे भी कई और शोज पे बता चुका हूँ। हाइपर इन्फ्लेशन एज पर इकोनॉमिक्स इज नॉट रिवर्सिबल। हिट हो गई, ये टिपिंग पॉइंट है, क्रॉस कर गए। अभी क्या हो रहा है देखिए, इंडिया के थिंक टैंकों का कोई रोल इसमें है नहीं। इंडिया का थिंक टैंक कोई जाके वहां मतलब आपकी इकोनॉमी खराब तो कर नहीं रहा, ना वहां प्राइस बढ़ा रहा, ना वहां गेहूं बढ़ा रहा। आप बताइए, इंडिया की थिंक टैंक्स तो एनालिसिस करते हैं कि व्हाट कैन बी द फ्यूचर, बिकॉज वी हैव टू कीप ऑन थिंकिंग। आप नेबर है, आप न्यूक्लियर एनेबल्ड स्टेट है, फ्यूचर क्या है भाई, अगर कल को ये टूटेगा हमारा क्या होगा, हाउ आर वी इंपैक्टेड, सो वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल द सिनेरियोस। आरजू जी 2019 में 2019 on our national TV debate prime time, I have told the way Pakistan is going, it will break into 4 pieces, not 3, it will break into 4 pieces with time to come. क्योंकि यहाँ एक बात सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन का कंट्रोल नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं। आप ऐसा क्या बनाते हो जो आप दुनिया को दें, कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है, आप कब तक इस्लाम का चूरन बेच बेच के दुनिया से पैसे ले नहीं दोगे। 8 बिलियन 10 बिलियन डॉलर का इस इकोनॉमी में क्या डिफेंस बजट सस्टेनेबल है, जिसमें से $4 बिलियन आप उठा के चाइना को ही दे देते हो खिलौनों के लिए, उनके लिए। बाकी $4 बिलियन में तनख्वाहें देते हो, और जो पर्क्स है वो अलग है, जो पर्क्स है वो अलग है। मतलब
अगर आप ये सब हम मिला के देखें, 10 से 12 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट एट दिस इकोनॉमी इज अनसस्टेनेबल। जब इतना तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल है नहीं, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो होगा क्या? होगा कि इट विल अल्टीमेटली ब्रेक अप। एंड मिस्टर नियाजी इज राइट। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड है न्यूक्लियर आर्सेनल। नेगोशिएटिंग पॉइंट क्या, डिस्कशन पॉइंट क्या दुनिया के साथ? देखो जी, हमारे पास ये न्यूक्लियर आर्सेनल है, इधर उधर के लोगों के हाथ में चला जाए, यही तो नेगोशिएटिंग पॉइंट है। और तो नेगोशिएटिंग पॉइंट कोई है नहीं। आप ये बताइए, आज जब से शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, आरजू जी, क्या किया उन्होंने? लोगों को बड़ी उम्मीद थी भाई इमरान खान गया तो ये जी ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। 8 बिलियन ये सऊदियों से जरूर लाए हैं, पर कीमतें देखिए आपके देश में कहाँ जा रही है। कंट्रोल है कुछ? फॉरेन एक्सचेंज, हमारी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हुई है, नहीं हुई है। ये जो चीजें हो रही है, दिस इज ऑल एडिंग अप, दिस इज ऑल एडिंग अप। इस पे कोई देख नहीं रहा। आज भी कश्मीर की बात हो रही है, आज भी शरीफ साहब कश्मीर पे बात कर रहे हैं। इसराइल में कुछ होता है उसमें कश्मीर को टैग करते हैं, उसमें इंडिया को टैग करे। कश्मीर की दुकान अब भी चल रही है। और मुझे जब कश्मीर की दुकान ज्यादा चलने लगती, सच बताओ आरजू जी, कोई भी मुसलमान जब 3 चीजें बोले, लीडर मतलब इस्लाम, मुसलमान और कश्मीर, तो समझिए हालत खराब है। यही आपके पीछे खलीफा अर्दोगन साहब बोल रहे थे। एक लाइन बोलूंगा सिर्फ, इससे एक लाइन जस्ट टू एड पर्सपेक्टिव। 53% इन्फ्लेशन, 53% इन्फ्लेशन, 14 बिलियन का केवल उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा, 14 बिलियन डॉलर का। ठीक है मैम, हिज करेंसी क्रैश 22.5% इन वन डे। ही इज हेडिंग फॉर सुपर डिजास्टर। मतलब टर्की की, अगर यहाँ को लगता लोगों की किसी हालत खराब है, मैं कहूंगा पाकिस्तान का नाम बदनाम है, टर्की ज्यादा दूर नहीं है। अब वो कश्मीर बोलने लगा, वो इस्लाम बोलने लगा, वो मुसलमान बोलने लगा। बेसिकली अर्दोगन वाज हाइडिंग हिज फेलियर्स बिहाइंड ऑल दिस। इसके पीछे अपने खुला अपनी जो फेलियर्स उनको छुपा रहा। अब यहाँ भी शरीफ साहब वही कर रहे हैं भाई। कश्मीर मतलब इसराइल में कोई घटना घटती है, अब कश्मीर और इंडिया को लपेट लेते हैं। मतलब कोई लॉजिक है नहीं ना। और अगर आप देखिए ये जो हो रहा है, आपके साथ जो हो रहा है अभी, इस पे कौन, मैं लास्ट टाइम भी कहीं आपके साथ कई शो में और आपके सारे चैनलों पे कह रहा हूँ, भाई आप डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी को रोकने के लिए क्या कर रहे हो? ये तो तलवार यहाँ है, ये तलवार यहाँ आप कर, और ये आगे आ गया। अरे आप कर क्या रहे हो इसको रोकने के लिए? कुछ नहीं चल रही। कश्मीर नाम की दुकान बिक रही है, मजहब का चूरन बिक रहा है, और भाई ये करना है, वो करना है। आपको बताओ, आपके में नेशनल टीवी पे था कुछ दिन पहले, आप आरजू जी विश्वास नहीं करेंगे, एक एनालिस्ट साहब बैठे थे पाकिस्तान से, कहते हैं आपका नेशनल टीवी, द मेन नेशनल टीवी ऑफ पाकिस्तान, ओनली इंग्लिश चैनल, कहते हैं कि 800 मस्जिदें इंडिया में गिरा दी बीजेपी आरएसएस ने। ठीक है, सुनिएगा। मैंने बोला भाई साहब आपके पास लिस्ट तो होगी, कहीं गूगल में कोई नाम पता होगा ना 800 मस्जिदों का? मैं कहा चलो 80 बता दो, 80 का ही लिस्ट दे दो, 800 बता, शायद जीरो वीरो इधर उधर हो गया। कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो 8 के नाम बता दो भाई। 800 बता रहे हो, 800 की लिस्ट है नहीं, 80 की लिस्ट नहीं, 8 के नाम तो याद होंगे कि ये मस्जिद, ये जगह, नाम बता नहीं पाए। मतलब अगर यहाँ इतना प्रोपोगंडा नेशनल टीवी पे हो रहा है, इतना लोगों को झूठ बोल रहे हो आप नेशनल टीवी पे, ये बता ही नहीं रहे हो हालत क्या हो रही है। फॉर अ चेंज आई थिंक इमरान खान नियाज़ी इज स्पीकिंग द ट्रुथ। अगर ये होता रहा तो होगा क्या? आपके यहाँ सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? फौजी तंजीम। 20% जीडीपी कंट्रोल करता पाकिस्तान का, 20%। ठीक है जी, टैक्स वैक्स वो देते नहीं। और खान साहब तो सही कह रहे हैं, अगर बैंकक्रप्ट हो तो सबसे पहले तो वो बैंकक्रप्ट होंगे। पैसा कौन कमा रहा पाकिस्तान में? आप थोड़ी ना कमा रहे हो, कोई व्यापारी थोड़ी ना कमा रहा है, एक ही इदारा पैसा कमा रहा है, एक ही मालिक है पाकिस्तान का। तो बैंकक्रप्ट अगर कंट्री हुई तो सबसे पहले तो बैंकक्रप्ट वो होंगे। तो इसमें बताइए गलत क्या है? और इंडियन थिंक टैंक्स आर जस्ट एनालाइजिंग द सिचुएशन। अगर ये होता, व्हाट आर इंडियाज ऑप्शन? लास्ट टाइम हमने बात की थी चाइना पे। भाई अगर चाइना में ये प्रॉब्लम होती, हम कैसे देख रहे चाइना को? हम तो चाइना को भी एनालाइज कर रहे कि अगर चाइना में हो गया, व्हाट आर वी सीइंग? इनफैक्ट मैं आपको आरजू जी बताऊं, श्रीलंका इज द फर्स्ट। ऐसी कम से कम 15-20 कंट्रियां लाइन में लग चुकी है। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। कभी चाहे तो आप मुझसे बात करेंगे, एक कंट्री को मैं डिस्कस करूंगा विद फैक्ट फिगर एंड डाटा, बट 15 से 20 कंट्रियां मैडम लाइन पे लग चुकी है। हमारी दिक्कत ये है, यहाँ नीचे श्रीलंका, यहाँ पाकिस्तान, और वहां चाइना को तो पता ही नहीं, वहां तो अल्लाह ही मालिक है, वहां अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। नोबडी हैज अ गॉडडैम आइडिया। यहाँ आप और हम बात तो कर लेते, वहां तो बात ही नहीं करते। अब ये हमारे आसपास इतनी परिस्थितियां हो रही है, आवर थिंक टैंक्स आर जस्ट एनालाइजिंग पॉसिबिलिटीज। हम तोड़ने का कोई काम नहीं कर रहे। तोड़ने के लिए तो आपकी फौजी तंजीम बैठी है, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की? हमें कुछ नहीं करना, वो अब वो काम कर रहे हैं। पापा जॉन के पिज्जा बढ़िया बिक रहे हैं आरजू जी। जी, बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी बिक रहे हैं। लेकिन वही मैं आपसे यही पता करना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी कि जैसे इमरान खान ने कहा कि जी थिंक टैंक्स हैं और वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन खैर वो सभी को अंदाज़ा है कि थिंक टैंक्स जो है वो क्या बात करते हैं, और ज़ाहिर है कि उसमें ज़्यादा गलती तो
यहीं वालों की है, लेकिन फिर भी मैं इमरान खान की इस बात से ज़रूर कहूँगी कि मना करूँगी या इख्तिलाफ़ करूँगी, पसंद नहीं करूँगी कि किसी को भी अपनी कंट्री के लिए इस तरह से बात करना कि टूट जाएगी या टूटने जा रही है, इस किस्म की चीज़ें जो है नहीं बोलनी चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो वो क्या कहना चाह रहे थे कि मतलब उनको वापस ले आएँ अगर एज़ अ प्राइम मिनिस्टर तो सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। ये खान साहब तो महीना 2 महीने पहले तो यही चेयर पे बैठे थे नियाज़ी साहब। तब तो ना इन्हें एस्टेब्लिशमेंट दिखता था, तब ना इन्हें डिफ़ॉल्ट दिखता था, तब ना इन्हें ये टूटने-टाटने की बात दिखती थी, ना इंडियन थिंक टैंक दिखती थी। आरज़ू जी, मैं पूछता हूँ आपसे, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, ये क्या 40-45 दिन में ही सारा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ये तो पिछले सालों से चल रहा था। नियाज़ी साहब से तो ये सवाल पूछना चाहिए, भाई आपने साढ़े 3-4 साल किया क्या? ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं 45 दिन में हुई हो कि ये देखो जी मैंने कुर्सी छोड़ दी और 45 दिन में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो चीज़ें हो रही है ना। मैं तो अपना वीडियो कह रहा हूँ 2019 का है। कितने साल हो गए, तब तो नियाज़ी साहब थे और ऐसे कई नहीं, सारे वीडियो मिलेंगे आपको। मैं आपसे यही कह दूसरा ये कि बिल्कुल ये नियाज़ी साहब जो हैं, ये तो अपनी मर्ज़ी के जो जर्नलिस्ट या टीवी एंकर्स होते हैं, उन्हीं से बात करते हैं ना। किसी ऐसे को तो बुलाएँगे नहीं, जो उनसे ये सवाल कर ले जो आप कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनके सामने जो लोग बैठे थे, जो सवाल कर रहे थे, जो एंकर थे वो उनकी पसंद के थे और उन्होंने वही पूछा जो जिसकी उन्हें परमिशन थी पूछने की, या जो उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि पूछा जाएगा। जहाँ तक आप पाकिस्तान के टीवी की बात कर रहे थे, जो कि आप यकीनन पीटीवी की बात कर रहे होंगे, तो वो पीटीवी का जो आजकल स्टैंडर्ड हो गया, वो तो आपको जाके मालूम हो ही गया कि वो 800 क्या वो 8 भी नहीं बता सके। तो जैस जिस और अगर आप जाके उनको चेक करेंगे कि जब ये शो अपलोड हो जाता है, तो आपको मालूम होगा कि जो लोग आपके साथ उस पे डिबेट कर रहे थे, उनके घर वाले भी वो चैनल नहीं देखते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन अच्छा, सर मुझे आप बताइए कि आपके यहाँ से एक डेलीगेशन जो है वो काबुल गया है। पहले तो आप लोगों ने बड़ा शोर मचाया था जब हमारे यहाँ से लोग जो है वो गए थे वहाँ पे अफ़गानिस्तान, और वहाँ जाके बातचीत कर रहे थे या उनकी गवर्नमेंट को मदद कर रहे थे एस्टेब्लिश होने में तालिबान की। लेकिन अब आप लोग काबुल में क्या कर रहे हैं? क्या काबुली पुलाव खाने गए? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहले नियाज़ी साहब की एक छोटी-सी बात रह गई थी, वो पूरी पूरी करो। ये बताइए, नियाज़ी साहब ने कुर्सी छोड़ने के बाद ही उनमें, हमारे यहाँ एक हिंदी में वर्ड होता है बुद्धिमत्ता, मतलब द लेवल ऑफ मेंटल इंटेलेक्ट, वो तभी आता है क्या? मतलब जब कुर्सी पे आदमी 4 साल रहता है तो तब दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद छोड़ते ही दिमाग के खिड़की दरवाजे खुलते हैं। तो मुझे बताइए, इनफैक्ट जो ये बोल रहे हैं नियाज़ी साहब, उसका 80% रिस्पॉन्सिबल तो वो है। भाई 4 साल से तो आप थे, इन्हें तो 45 दिन हो गए। 4 साल से भाई साहब आपने किया क्या? ये जो आप अभी डूम्सडे प्रेडिक्शन, जो आप नॉस्ट्राडामस बन रहे हो अभी, तो ये आपको 4 साल पता नहीं लगा क्या हो क्या रहा है? और आपको पता नहीं लगा, हमारा मीडिया तो कह रहा था, आपके चैनल पे भी कह रहे थे, इधर-उधर दुनिया भर का जहान चीख-चीख के कह रहा था, तब आपको सुनाई नहीं दिया? या तब वो जिन्हों ने कानों के पर्दे बंद कर दिए थे। अब वो जिन निकल गए ना आरज़ू जी, देखिए जिन निकल गए तो खान साहब रियलिस्टिक हो गए। पहले जिन्होंने बोल दिया टेंशन मत लो, सब ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी, तो बी हैप्पी कह रहे थे खान साहब। अब जिन में निकल लिए तो अब थोड़ा अध्ययन करने लगे, अच्छी बात है। अब काबुल पे आते हैं आरज़ू जी। देखिए काबुल की जो बात करें हम आपकी, देखिए काबुल से हमारा स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रही है कि वी विल, मैंने आपको पहले भी होता, वी विल हैव अ, देखिए डिप्लोमेसी में 3 ऑप्शंस होती है, रिलेशंस, गुड रिलेशंस, नॉर्मल रिलेशंस एंड रेसिडुअल रिलेशंस। वी आर हैविंग अ रेसिडुअल रिलेशन विद काबुल, मतलब आई एम एग्जैक्टली यूजिंग द वर्ड। रेसिडुअल रिलेशन का होता है खिड़की दरवाजे बंद करके एक छोटा सा रोशनदान हमने खुला रखा ताकि कम्युनिकेशन चैनल थोड़ा बहुत चलता रहे। अभी जो हमारी डेलीगेशन जा रही है, ये जा रही है काबुल, देखने की जो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है उसका क्या हुआ। आज तक हम 5 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर एड और इन्वेस्टमेंट्स में काबुल में कर चुके हैं। 400 प्रोजेक्ट्स हमने काबुल में कंप्लीट करके दिए। काबुल का पार्लियामेंट हमने बनाया। अभी मैं आपको कुछ टेंजेबल चीजें बताता हूँ। देखिए काबुल में हमने 5 लाख पहले कोविड वैक्सीन डोजेस दिए, फिर 10 लाख डोजेस हमने ईरान को दिए, भाई जो वहां अफगानिस्तान के रिफ्यूजी गए हैं, भाई उनको कोविड वैक्सीन लगाओ। हमने 13 टन जो कार्गो है मेडिकल दवाइयों का काबुल में दिया। अभी 20,000 मेट्रिक टन हमने गेहूं भेजा और भेजने को तैयार है। अगर आप यूएन की देखें आरजू जी, यूएन कहता है कि 22 मिलियन यानी कि 2 करोड़, जो कि 3-3.25 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ 20 लाख लोगों की तो हालत खराब है और करीब आपके 51 लाख तो रिफ्यूजी है। मतलब नॉट गुड, ओके, मतलब 70% ऑफ द कंट्री इज इन डिसरे। फिर हमने यूनिसेफ के थ्रू अपने 6 करोड़ वैक्सीन भी हमने दी है, भाई पोलियो वैक्सीन, भाई ये भी आप लगवा लो काबुल में या जहां जहां जरूरत है।
और ये जो हमने एड दिया, एक काबुल में हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल जो हमने बनाया था, उनको दिए, यूएनओ की कुछ टीम्स थी, यूनिसेफ की कुछ टीम्स थी, यूएन की कुछ टीम्स थी, उनके सामने दिया। अब इतना हमने रिलीफ दिया और हमें पता भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, यूएन की रिपोर्ट ये अभी कुछ दिनों पहले ही आई है। तो 70% कंट्री इज इन डायर सिचुएशन। अच्छा, हमने कंबलें दी, ब्लैंकेट दिया, सब कुछ दिया, बट अब उसका हो क्या रहा है, उससे क्या हो रहा, तो यही हम जो ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया उसके लिए हम जा रहे हैं काबुल। हाँ, एक रेजिडुअल रिलेशन तालिबान से ऑन है, एक पैसिव चैनल ऑन है, पर ना कोई एक्टिव रिलेशन है, ना कोई उनसे डिप्लोमेटिक संबंध है। और दूसरी बात, हम तो काबुल हम तो इस गवर्नमेंट को मानने से इनकार करते हैं। हाँ, बस ये जरूर है कि जब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनी थी, ना ही हमने बोला था अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड, शैकल्स हैव बीन ब्रोकन, तालिबान हैव लिबरेटेड आप, और ना ही हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत जी चाय पीने वहां गए थे, कहवा पीने तो कोई और गया था वहां पे। अब नाम तो आपको बेहतर पता है क्या। जी बिल्कुल, सेम बंदा 2 बार गया, 2 बार गए, बिल्कुल। तो इसलिए ना हम कहवा पीने वहां जा रहे हैं, हम जो हमारा कमिटमेंट है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जो हमने इतने हजारों करोड़ रुपए का एड दिया है, उसका देखें भाई, जो गरीब आदमी उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि यूएन की रिपोर्ट तो ऐसा नहीं कह रही है, यूएन की रिपोर्ट कह रही है ऐसा नहीं है। अब ये इतना एड जो गया है वो कहाँ गया? अब कोविड वैक्सीन की भी एक एक्सपायरी डेट है, कोविड वैक्सीन आपने लगाई नहीं लगाई, बच्चों को खाना मिला नहीं मिला, दवाई मिली, दारू मिली, कंबल मिला, खाना मिला नहीं मिला। अब जो हमने हॉस्पिटल बनाया उसमें दवाई है भी, उसमें डॉक्टर है भी, पता नहीं ना कुछ, क्योंकि जो यूएन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 70% कंट्रीज इन रियली डायर नीड ऑफ हेल्प, एल्स दे विल पेरिश। अब इन तालिबानियों को तो देखिए, आजकल तालिबानी तो थोड़े 5 स्टार हो गए, होटलों में घूमते हैं, बड़े बड़े, मैंने देखा वो इंटरनेट पे फोटो थी, 5 स्टार होटल में बैठे हैं और अपना वो क्लाश यहाँ लगा के कांटे छुरी से खाना वाना खा रहे हैं। अब देखिए ये हो गए थोड़े, अब इनके मिजाज बदल गए हैं। अब कुछ दिनों में आपको ये वाइन पीते भी नजर आएंगे। अभी ये अमेरिका के साथ बैठ के बातें करते, इंटरनेशनल हो गए हैं। पहले तो ये वो वाले नहीं रहे। और यहाँ आपको एक और बात बताऊं, जिसको हम तालिबान कहते हैं, ये 20 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का कॉलगोमरेट इज द वर्ड, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, एक एसोसिएशन है। अब यहाँ हर किसी ने अपना हिस्सा ले रखा, हर किसी का अपना कंट्रोल है, हर किसी का अपना एरिया है। जो पहले तालिबान आया था आरजू जी, दैट वाज एब्सोल्यूट तालिबान इन पावर। आज की डेट में टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पाएंगे। टीटीपी ने अपना हिस्सा ले लिया। देखिए 20 का कंसोर्टियम है, मैं तो कहता हूँ इसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जिहाद, 20 ग्रुपों का कंसोर्टियम है। एक ने ये एरिया पकड़ रखा, एक ने अफीम पकड़ रखी, एक ने हीरोइन पकड़ रखी, एक ने फ्लैश ट्रेड पकड़ रखा, एक ने ड्रग्स पकड़ रखे। तो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अगर हम सोचे कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल में हो ही नहीं सकती, इसके साथ जो 19 पार्टनर है उनका क्या करोगे? उनमें ISS खुरासान वाले भी है, उसमें टीटीपी वाले भी है, उसमें बहुत से ऐसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जो अभी जानते, मैं भी जानते, और अभी रिपोर्ट तो ये भी है, लश्कर तोयबा इज रिग्रुपिंग, अब ये आपका अलकायदा इज रिग्रुपिंग। अब आप पूछोगे कि ये कर क्यों रहे हैं? देखिए तालिबान बहुत स्मार्ट है इन एक तरीके में, उन्हें एक ही चीज आती है, बंदूक वाली चीज। कहती है अगर बंदूक छोड़ दी, साला कोई पूछेगा ही नहीं दुनिया में। तो थोड़ा तालिबान और थोड़ा ये अलकायदा वाला, बंदूक और ड्रग्स, बंदूक और ड्रग्स, दो चीजें, 3 काम करते हैं ये, बंदूक, ड्रग्स और फ्लश ट्रेड में माहिर है। तो ये कहते हैं भाई देखो, अगर इन्होंने बंदूक छोड़ दी, हमें पूछेगा कौन? दुनिया में दुकान बंद हो जाएंगे, हम तो सुधर जाएंगे। देखिए अगर सुधर जाएगा तो पूछेगा कौन इसको? इसीलिए देखो 4-2 में जबरदस्ती बंदूक रखते हैं, 5 स्टार में भी होगी, क्लास AK यहाँ रखेंगे, क्लास आप यहाँ रखेंगे, पीछे भी तो रख सकते हैं ना, फ्रेम से नहीं रखते क्यों? ये देखो बंदूक अब भी हमारे पास है। अभी ISIS को थोड़ा खड़ा कर रहे, थोड़ा लश्कर तोयबा को, थोड़ा अलकायदा को क्यों खड़ा कर रहे? ये इनका बार्गेनिंग चिप है। देखो भाई साहब, दुनिया को कह रहे हैं हमारे यहाँ ना ये लोग बैठे हैं, हम इनको छोड़ देंगे, मतलब ये इनका बार्गेनिंग चिप है। जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को एज बार्गेनिंग चिप यूज करता है, ये लोग यूज करते हैं इनको। देखो ये हमारे पास अब भी खाली बैठे हैं, खाली घूम रहे हैं, ज्यादा मत बोलना वरना आप जानते हो। तो वैसे भी मतलब इनको वो क्या कहते हैं उनको, वो पता नहीं कितनी 120-128 हो रहे की गारंटी तो है ही, तो उस चक्कर में तो ये लगे रहते हैं। तो इन्हें 120 नहीं, सिर्फ 72। अच्छा, मुझे लगा नंबर बढ़ गया आपने नहीं, मुझे लगा वहां कुछ ज्यादा स्कीम चलती होगी वहां पे, तो शायद स्कीम नहीं है। ठीक, अच्छी बात है। 72 की बात, ये उस चक्कर में तो लगे ही है। उनको क्या, देखिए जो उनके लिए काम करते ना वो पढ़ा ना वो लिखा, उसको तो बंदूक से या ड्रग में इस्तेमाल करो।
बाकी अभी जो अफगानिस्तान है इसके साथ रेजिडुअल एक रिलेशन रखना, एक देखिए सेंट डिप्लोमेसी में कहते हैं यू शुड ऑलवेज कीप रेजिडुअल चैनल ऑन। ये पूरे खिड़की दरवाजे बंद मत करो, करो तो एक रोशनदान खुला रखो। रेजिडुअल लिंक डिप्लोमेसी ये हमारी पॉलिसी शुरू से रही, अब भी रही है। कोई हम तालिबान से ऑफिशियली डिप्लोमेटिक टर्म्स पे एंगेज नहीं कर रहे हैं। एड और ह्यूमैनिटेरियन एड ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ना उनसे बातचीत करनी, ना कुछ उनसे कल्चरल एक्सचेंज, ना एजुकेशनल एक्सचेंज, खैर उनके पास तो कुछ है ही नहीं। किसी तरह का कोई ना ट्रेड है ना एड है, ना राइट ट्रेड है ना एड है, केवल ह्यूमैनिटेरियन एड है। ना ट्रेड है ठीक ना एड है, केवल ह्यूमैनिटेरियन एड। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग सी एक चीज थी जो लोग पूछ भी रहे थे कि आखिर क्या मतलब काबुल में हो रहा है, डेलीगेशन क्या कर रहा है। लेकिन खैर हम आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं जो आजकल एक कई जगह पे बात चल भी रही है, फूड शॉर्टेज की। जी और उसमें कई जो है वो सेमिनार्स भी हो रहे हैं और कई और तरह की जो है वो कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू जी, फूड शॉर्टेज में 2-3 पहलू है, मतलब दो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं जल्दी से समझाना चाहूंगा सिंपल टर्म। पहले तो एक WHO जो WTO है, उनके एक सेट नॉर्म्स है, सब्सिडीज मत दो, ये मत करो, वो मत करो, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। तो जो भी हम काफी लोगों ने उनको साइन कर रखा और उस पर काफी आप पे पाबंदियां लगती है, मतलब सब्सिडीज देने में, फ्री देने में, काफी चीजें उसमें न्यूएंसेस हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या हो गई, जो हमारा रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, सबसे ज्यादा जो वीट एक्सपोर्ट करता था दुनिया में वो यूक्रेन करता था। रशिया और यूक्रेन मिलके 30% दुनिया का वीट एक्सपोर्ट करते थे, जो दुनिया के हर हिस्से में खाया जाता था। 12% जो हमारा फर्टिलाइजर है, खासकर यूरिया, ये रशिया से और यूक्रेन से आता, मोस्टली रशिया से आता था। अब हुआ कि एक तो वीट एक्सपोर्ट रुक गया 30%, और फर्टिलाइजर पे इम्पैक्ट है 15 से 17% का। फर्टिलाइजर भी रुक गया, खाना भी रुक गया। अभी अब बात करें तो अब जो नेक्स्ट चीज आ रही वो है इंडिया के पास। इंडिया के पास जितना हमें वीट चाहिए, अगर हमें मान लीजिए चाहिए 7,000 टन या 7 लाख टन, तो हमारे पास वी हैव, अगर हमें 7 लाख टन चाहिए तो हमारे पास 100 लाख टन है। सो वी हैव मेनी फोल्ड्स द वीट व्हाट वी नीड टू सस्टेन आवर पॉपुलेशन। तो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट करने की बात की थी, फिर यहाँ कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं इकोनॉमी पे, फिर ये WTO की कुछ टर्म्स कंडीशंस आ गई है। अभी हालत ये है कि IMF का जो चीफ है, उन्होंने इंडिया को बोला, कोट अनकोट, इफ यू विल नॉट स्टार्ट एक्सपोर्टिंग द वीट, हमने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बंद नहीं किया, कुछ न्यूएंसेस है, कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, कुछ मतलब देयर आर सम थिंग्स व्हिच नीड टू बी वर्कड आउट। और हमने ये भी बोला था हम दुनिया भर को वीट दे सकते हैं, और जो पैसे देगा देगा, जो नहीं देगा, मान लीजिए कोई गरीब कंट्री से दवाइयाँ या वैक्सीन भी हमने काफियों को फ्री में दी, हम वीट फ्री में देने को तैयार है। पर उसमें देयर आर सम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स व्हिच वी हैव साइंड, और कुछ है उसमें, देयर आर सम थिंग्स व्हिच नीड टू बी सॉर्टेड आउट। और IMF के चीफ ने बोला इफ इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट वीट, अगर इंडिया वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, दुनिया में भुखमरी आ जाएगी, विच इंक्लूड्स पाकिस्तान। जबकि पाकिस्तान इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। आज आप 70% वीट, दाल और चावल इंपोर्ट करते हैं, और डॉलर गिर रहा है, इसीलिए 400 रुपए का, आप सोचिए 400 रुपए का चावल, 400 रुपए का आटा, पर कैपिटा इनकम को देखा जाए, इन्फ्लेशन को देखा जाए, मुझे आरजू जी समझ नहीं आ रहा गरीब आदमी वहां क्या कर रहा है। यहाँ जो करीब हमारे मतलब स्टैंडर्ड का चावल है, 30-40 रुपए में चावल है, 30-40 रुपए में वो है आपका गेहूं, और दाल मतलब 30-40-50 रुपए जो भी है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ दाल्स है, पर गेहूं चावल इस रेंज में अवेलेबल है, जो कॉमन लोग, जो मतलब नॉर्मल आदमी खा सकता है। तो अब यही चीज वहां जाकर 400 रुपए में हो जाती, कहाँ 40 रुपए, कहाँ 400 रुपए। तो ये चीजें हो रही है, और तब भी अगर इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो पीपल इन अफ्रीका एंड लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, देयर विल बी स्टारवेशन। ये IMF का चीफ कहता है, ये सुमित पीर नहीं कह रहा है। दिस इज, आई एम नॉट कास्टिंग एन aspersions, आई एम नॉट गिविंग, मतलब ना ये मेरा आंकलन या मेरी भविष्यवाणी नहीं है, बट दिस इज व्हाट द IMF चीफ हैज टू से। ऐसी परिस्थिति में जब थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ द कंट्रोल, जब चीजें यहाँ वहां हो रही है, और आपको याद होगा आरजू जी, हमने एक बात की थी, भाई हमें इंडिया से 100 साल की पीस चाहिए, हमें इंडिया के साथ ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट करना है। हाँ, और ये बात की थी हमने, आपसे हमारी बात हुई थी, डेफिनेटली। ये ट्रेड मिनिस्टर हमने अपॉइंट कर दिया, पर यासीन मलिक को आप फांसी दे रहे हो, टेररिस्ट को, वी सपोर्ट। अब या तो मतलब आप, या तो ये होगा या ये होगा, या तो आपको यासीन मलिक को सपोर्ट कर लो या ट्रेड कर लो, या आप वीट ले लो या यासीन मलिक को सपोर्ट कर लो,
या आप डेवलपमेंट की बात करो, पीस की बात करो, या 100 साल की पीस की बात करो, यासीन मलिक की बात करो। क्या यासीन मलिक की फांसी जो मतलब एज पर इंडियन लीगल सिस्टम होगी, फ्री ट्रायल मिला उसको, कसाब को भी मिला था फ्री ट्रायल, 30 करोड़ की बिरयानी खिलाई थी, बात अलग है। पर ये जो फ्री ट्रायल, ये जो उसको ट्रायल मिला, फ्री एंड फेयर ट्रायल, क्या यासीन मलिक जो एक ड्रेडेड टेररिस्ट है आरजू जी, जिसने अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं, वीडियोग्राफ्ड एविडेंस है, दुनिया को पता है, सब कुछ है, क्या वो वीट से इंपॉर्टेंट है? क्या वो ट्रेड से इंपॉर्टेंट है? क्या वो 100 साल की पीस से इंपॉर्टेंट है? यही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मार खाती है। और ये कोई छोटा मोटा आपका मतलब हाफिज सईद टाइप बोले तो चलो समझ आता है, ये शरीफ साहब बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। देखिए, प्राइम मिनिस्टर आपकी पर्सनल पोस्ट नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो, आपको आपका आईन पावर देता है, आप उस कुर्सी पे बैठे, उस कुर्सी पे बैठ के व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन फॉरेन पॉलिसी? यासीन मलिक vis-a-vis wheat, vis-a-vis 100 years of peace, vis-a-vis trade, this is what people of the Pakistan have to think, decide and contemplate कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जो सारी चीजें थी, सर्मोनियल चीजें, जब मैं आपके एक चैनल पे था तो एंकर साहब मुझे बोले कि भाई देखिए हमने तो ये 100 साल का डॉक्ट्रिन किया है। मैंने उन्हें बोला, मैं कहा भाई ये कितने क्वार्टर चलेगा? कह रहे मतलब, मैंने कहा क्वार्टर होता 3 महीने का, तो 2 क्वार्टर चलेगा, 3, मैं कहा साल तो मुझे समझ ही नहीं आया, आप मुझे 4 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 6 क्वार्टर बोलो। तो यहाँ सीज फायर था बॉर्डर पे, आपको ज्यादा जो चाइना से लफड़ा हुआ था हमारा, तब 10 टाइम्स सीज फायर वायलेशन हुआ, जितना 10 साल में सीज फायर वायलेशन नहीं किया उतना 6 महीने में किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाजवा साहब इज टॉकिंग ऑफ पीस एंड इज मेकिंग सेंस, तो यहाँ से यासीन मलिक, यहाँ से पीस, मतलब व्हाट इज द प्रायोरिटी क्या है? अगेन नहीं, नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ चलता रहता है, और कश्मीर को लेकर तो हर गवर्नमेंट जो भी आती है, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, या पीपल्स पार्टी, ये चीज ये लोग बोलते रहते हैं और कहते रहते हैं, लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं जाकर इस चीज पे रोक लगानी होगी और देखना होगा और सोच समझ के बात करनी होगी, इसलिए कि वो कश्मीर का चूरन हो या वो मजहब का चूरन हो, ये अब बिकने वाला है नहीं। अब लोग काफी जो है वो शार्प हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, लोगों के जो दिमाग थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज चलेगी नहीं। और अगर हम वाकई में पीस चाहते हैं, वाकई में हम चाहते हैं कि ट्रेड और चीजें आगे बढ़े, तो अगर कुछ गलत हुआ है और उसके प्रूफ नहीं हो मगर, तो फिर गलत को गलत ही कहना चाहिए। आरजू जी, एक बात यहाँ समझने की है जो मैं आपके दर्शकों को अपील करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। देखिए, यासीन मलिक के साथ जो होना वो तो होके रहेगा एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, एंड ही हैज कन्फेस्ड, वो खुद मान चुका, उसके मतलब वाटर टाइट केस है, कुछ हो नहीं सकता। बट पाकिस्तान में प्रायोरिटी क्या है? जो वहाँ एक बच्चा है, जो एक औरत है, जो एक बुड्ढा है, उसको खाना देना, ट्रेड, पीस, कैन यू अफोर्ड अ वॉर? नो। पीछे हमने बात की थी पानी की, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको जो बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो है। तो और आप इन सब चीजों को एक तरफ रखिए और एक तरफ नियाजी साहब की बात को रखिए। Isn't it frightening? मतलब again, haven't we lost priority? Priority है क्या? Is Yasin Malik important over the population of Pakistan? Is Yasin Malik important over the people of Pakistan? Is Yasin Malik a priority over the priorities of Pakistan? That is the question which should be asked to the establishment of Pakistan and the respectable Prime Minister of Pakistan. नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए और सबको ये बात, खासतौर पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको जरूर ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। बहुत Thank you. थैंक यू।